गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आज हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वो है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। यहाँ पे हमने कल पढ़ लिया था कि कंपनी रूल्स एक्सपांड है, कि कंपनी ने धीरे धीरे अपना शासन किस तरह से फैलाया। अब यहाँ पर है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। तो द कंपनी resorted to direct military confrontation when it's a threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. तो जो जब कंपनी को अपने जब राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी थी उसको जब लगता था कि उसके राजनीतिक और आर्थिक जो हित हैं, इंटरेस्ट हैं, उन पर कुछ खतरा है तो वो डायरेक्ट युद्ध भी करती थी। और जो इस तरह का एक जो उदाहरण है दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। तो मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, रूल्ड फ्रॉम 1761 to 1782, एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान रूल्ड फ्रॉम 1782 to 1799। इसको मैं बताती हूँ आपको। हैदर अली जिसका शासनकाल 1761 से 1782 और उनके जो सबसे फेमस जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, उनका जो शासनकाल था वो 1782 से 1799 तक। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर जो था वो काफ़ी ताकतवर हो गया था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान के स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की बजाय जो फ्रांसीसी जो ट्रेडर्स थे उनकी मदद से उसके सेना का जो मॉडर्नाइजेशन किया, उसकी सेना का। और द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। तो जो टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ बहुत आग बबूला हो गए। तो उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना ज़रूरी है। इसके फलस्वरूप जो मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 1769 के बीच में, 1767 से 69 तक, 1780 से 84 तक, 1790 से 92 तक और 1799 में। तो 4 बार युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, मतलब सब्सिडरी अलायंस थोप दिया गया। अब यहाँ पर है ये टीपूज़ टॉय टाइगर, टीपू का खिलौना शेर, मतलब टीपू सुल्तान का जो खिलौना था उसके बारे में भी दिया है यहाँ पर कि ये टीपू सुल्तान के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थीं। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए थे। बहुत अमेजिंग। ओके, फिर है वार विथ मराठास, मराठों के साथ लड़ाई। तो आपने देखा कि सबसे पहले जो अंग्रेज़ों की लड़ाई थी बंगालों के नवाब के साथ, फिर जो प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल के नवाब के साथ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान के साथ हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद मराठा में धीरे धीरे जो अंग्रेज़ थे वो अपना राज एक्सपांड करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। वॉर विथ मराठास
From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power with their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761. 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी मतलब राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। तो अब आप देखिए कि उन सबको हराने के बाद अब ये मराठाओं के पास से भी उनका युद्ध हुआ। तो एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817-19 की तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। मतलब ये कि मैसूर जो टीपू सुल्तान के साथ 4 लड़ाइयाँ हुई थी, मराठों के साथ 3 लड़ाइयाँ हुई अंग्रेज़ों की। आखिरी जो लड़ाइयाँ थी उनमें उनको पूरी तरह से मराठा को भी ख़त्म कर दिया और उधर टीपू सुल्तान को। फिर द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी कि सर्वोपरि ये सर्वोच्चता का दावा। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century द कंपनी परस्यूड एन अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपांशंस। तो ये ऊपर जितना भी विवरण दिया गया है उससे ये स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे, मतलब लगभग 10 साल, उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई, जिसमें कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है। यह सोच बाद में अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, जो फिलहाल कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। आप इसमें 1857 की जो फर्स्ट फ्रीडम जो आंदोलन था, फ्रीडम मूवमेंट, वो भी आप पढ़ेंगे। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। तो जो 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। तो इसी डर के चलते अंग्रेज़ अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन वहाँ स्थापित कर लिया।
1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया। आप देखोगे कि मराठों के बाद फिर पंजाब था वो भी आ गया। अब एक है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो है विलय नीति, इसको बोलेंगे कि अ फाइनल वेव ऑफ annexation occurred under Lord Dalhousie who was the Governor General from 1848 to 1856। जो अधिग्रहण की जो आखिरी लहर थी वो 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। अब यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें दिया गया है कि कल्पना कीजिए कि आप एक नवाब के भतीजे हैं। आपको बचपन से ही यह एहसास कराया गया कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये था उस समय का। फिर है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये नया जो प्रशासन था वो किस तरह से उसकी स्थापना की गई, नए शासन की स्थापना किस तरह से की गई। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल, उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे वो जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अपनी अहम भूमिका अदा करी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास से भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय है। तो 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो इस तरह से उनका जो प्रशासन चला करता था अंग्रेज़ों का, जो राज्य उनके अंडर में आ गए थे। A major problem was the Brahmanas. Pandit gave different interpretation of local laws based on different schools of the धर्मशास्त्र। जो एक बड़ी समस्या थी अंग्रेज़ों के सामने कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को ख़त्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना
होता था। उसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था, साइड में कर दिया था। अब यहाँ से आगे है द कंपनी आर्मी है, फिर है कंक्लूज़न, मतलब कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज का चैप्टर हम यहीं पर रोकते हैं, इसके आगे का कल से करेंगे और कल ये ख़त्म हो जाएगा। और मैं फिर से एक बार आप लोगों से बोल रही हूँ कि चैप्टर की रीडिंग आपको खुद से करनी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैप्टर रीडिंग करना, ठीक है।